नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंदू का आर्टिकल, कश्मीर में जो स्टोन पेल्टर्स हैं उनको पासपोर्ट के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलेगा। दूसरा, यूएसए की इंडो पैसिफिक पॉलिसी। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग, आज हम ऐसे के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे एक पूरा पेपर है मेंस में, आपको पता है, और आप में से बहुत से लोगों को ऐसे लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पता नहीं लगता कि यूएसए नहीं, यूपीएससी क्या डिमांड करती है ऐसे में। तो तीसरे नंबर पे हम आज ऐसे के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कशन यूज़फुल होगी। अभी चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब्स और पासपोर्ट के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की आवश्यकता से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, नॉर्मली आपकी जॉब लगती है, सिविल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन होगा या फिर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो ज्वाइन करने से पहले या फिर पासपोर्ट मिलने से पहले आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। और आमतौर पर ये रूटीन का मैटर होता है, इसमें कोई दिक्कत आती नहीं। वो बात अलग है कि कई बार लोकल पुलिस के द्वारा कुछ ब्राइब की मांग कर ली जाती है, लेकिन अदरवाइज कोई दिक्कत आती नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है कि वो यूथ जो स्टोन पेल्टिंग की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, यानी पत्थरबाजी करते हैं, उनको पासपोर्ट के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए जो पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस की आवश्यकता होती है, वो नहीं मिलेगी। यानी ये लोग जो पत्थरबाजी में संलिप्त होते हैं, इनको पासपोर्ट नहीं मिल पाएगा और ये गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस ही नहीं मिलेगा तो फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी ना। वैसे देखो, कानूनी तौर पर देखें तो इस सर्कुलर में कुछ भी गलत नहीं है। पहले कानूनी एस्पेक्ट की बात करते हैं। लीगल एस्पेक्ट से ये सर्कुलर सही है या गलत है? लीगल एस्पेक्ट से सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट 1967 का सेक्शन 6 क्लास 2 साफ तौर पर उन प्रोविजंस को बताता है जिनके बेस पे सरकार किसी को पासपोर्ट देने से मना कर सकती है। तो ये सारे प्रोविजंस आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें एक प्रोविज़न है, अगर सरकार को लगता है कि कोई एप्लीकेंट बाहर जाकर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है जो देश की इंटीग्रिटी या फिर सोवरेनिटी के अगेंस्ट हो, तो सरकार मना कर सकती है कि हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे। तो कानूनी तौर पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोरल एस्पेक्ट्स की बात करें, मतलब या फिर यूं कहें लॉजिकल ग्राउंड्स की बात करें कि फिलहाल की सिचुएशन में सरकार का ये जो सर्कुलर है वो लॉजिकल है, ये कश्मीर में पीस और स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने की दिशा में ये स्टेप होगा, या फिर ऑलरेडी थोड़ी बहुत जो पीस आई है उसको खराब करने का काम करेगा सरकार का ये सर्कुलर। देखो, द हिंदू न्यूज़पेपर तो एज यूजुअल आपको पता है यही अप्रोच लेता है कि सरकार के इस सर्कुलर से युवा लोगों में एलियनेशन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। हो सकता है कि पत्थरबाजी की घटनाएं कश्मीर में और ज़्यादा बढ़ जाएं। बहुत सारे लोगों की जो उम्मीदें हैं वो धूमिल हो जाएंगी सरकार के इस सर्कुलर से। एक तरफ सरकार दावा करती है कि स्पेशल स्टेटस रिवोक करने के बाद कश्मीर में प्रोस्पेरिटी और डेवलपमेंट के दरवाजे खुल गए हैं, लेकिन इस सर्कुलर से बहुत सारे जो युवा लोग हैं उनको पनिशमेंट मिलेगी। ये भी एक प्रकार से पनिशमेंट है, गवर्नमेंट जॉब ना मिल पाना या फिर पासपोर्ट ना मिल पाना पनिशमेंट ही है। तो इससे और ज़्यादा नफरत पैदा होगी सरकार के प्रति, मेन स्ट्रीम से युवा लोग हटेंगे। एक अनुमान के अनुसार 2008 से लेकर 2017 के बीच स्टोन पेल्टर्स की जो संख्या है वो 20,000 तक हो गई। ये ऑफिशियल लिस्ट है, अनऑफिशियल लिस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा और भी स्टोन पेल्टर्स मिलेंगे। तो इतने ज़्यादा युवा लोगों को पनिशमेंट मिलेगी इस सरकार के इस सर्कुलर की सहायता से। तो ये सारी बातें द हिंदू का व्यू है। एक विपरीत व्यू देखो ये है, इससे एक डेटरेंस क्रिएट होगा। अभी देखो, वो लोग जो स्टोन पेल्टिंग करते हैं ना, उनको डर नहीं लगता, मतलब वो स्टोन पेल्टिंग ना करें ऐसा उनके अंदर डर ही नहीं है कि सरकार क्या कर लेगी। सरकार मुकदमे दर्ज करती है, बाद में पीस जेस्चर के नाम पे उनको छोड़ देती है, मुकदमे ड्रॉप कर देती है सरकार। तो उनको डर खत्म हो गया है कि सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए वो बार बार स्टोन पेल्टिंग की घटनाओं में संलिप्त होते हैं। लेकिन अगर देखो
सरकार एक डर कम से कम थोड़ा सा पैदा करती है कि नहीं, अगर आप पत्थरबाजी करोगे तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, कभी आप बाहर नहीं जा सकोगे। दूसरा, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं करोगे, मिलेगी नहीं, मतलब बाद में ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर अप्लाई कौन करेगा। तो ये जब सरकार का सर्कुलर लोगों के अवेयरनेस में आएगा ना, हो सकता है कि पेरेंट्स यूथ को रोकें कि नहीं आप बाहर मत जाओ, आपका नाम आ गया तो भविष्य खराब हो जाएगा। तो पेरेंट्स का भी अपने बच्चों पर एक दबाव पड़ेगा। तो इसलिए ये सर्कुलर जो है वो अच्छा है, ये रोकने का काम करेगा और यूथ को कि कम से कम आप अब इन घटनाओं में संलिप्त ना हो, इससे आपको नुकसान होगा। कंक्लूजन में कहा जा सकता है, देखो हो सकता है शॉर्ट टर्म में सरकार का ये जो स्टेप है कारगर साबित हो, यानी स्टोन पेल्टिंग की घटनाओं में कमी आए, और हो सकता है ना भी आए और बैकफायर कर जाए सरकार का ये स्टेप। बट अल्टीमेटली देखो, सरकार को जो फंडामेंटल रीजंस है ना जिनकी वजह से कश्मीर में आतंकवाद है, स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं होती हैं, उन पर काम करना होगा। फंडामेंटल रीजंस क्या हैं? जैसे अगर पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं तो इंडिया अपना सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत करे, बिल्कुल और ज़्यादा लेटेस्ट इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करे बॉर्डर पर, ताकि जो आतंकवादियों की इन्फिल्ट्रेशन है पाकिस्तान की तरफ से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। देखो कहना आसान है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि टेरेन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हर चप्पे पर जवान खड़े नहीं हो सकते। लेकिन थोड़ा सरकार और ज़्यादा प्रयास करे, लेटेस्ट एडवांस्ड इक्विपमेंट्स की सहायता से मॉनिटरिंग की जा सके, इन्फिल्ट्रेशन ना के बराबर हो पाकिस्तान से। दूसरा, कश्मीर में जो युवा लोग भटक जाते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, और अगर कुछ गलतियां होती हैं, चाहे वो किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से हो, पुलिस की तरफ से हो, तो प्रॉपर सरकार की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, ड्यू प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए, ताकि कश्मीर की जनता में एक विश्वास पैदा हो। डेमोक्रेसी को मजबूत करने की आवश्यकता है। सरकार ने पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट तो की है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को इन्वाइट किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मीटिंग भी हुई थी। सरकार की शर्त ये है कि पहले इलेक्शंस होंगे, उसके बाद फुल स्टेटहुड जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का रिस्टोर किया जाएगा। हालांकि देखो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसर्न्स हैं इसको लेके, वो मांग कर रही हैं कि पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए, उसके बाद हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कश्मीर की जो जनता है उनको देखो पूरा अधिकार होनी चाहिए अपने लीडर्स को चुने जाने का। काफ़ी समय से वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, मतलब लोगों ने गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं किया है, तो ये तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ना। जल्द से जल्द वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाना जरूरी है, और इस पर सरकार काम भी कर रही है। तो जो भी ये बेसिक रीजंस है ना जिसकी वजह से युवाओं में एलियनेशन आता है, उन रीजंस को और ज़्यादा मजबूती से एड्रेस करने की आवश्यकता है। इससे देखो लॉन्ग टर्म में कश्मीर के युवाओं में एलियनेशन खत्म होगा, आतंकवाद कम होगा, खत्म होगा, और कश्मीर के जो लोग हैं देश के निर्माण में, देश की डेवलपमेंट में सहयोग करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूएस की इंडो पैसिफिक पॉलिसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो चूंकि इसमें यूएस की फॉरेन पॉलिसी की बात की गई है, तो इतना ज़्यादा बारीकी से तो आपको चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बट इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो है यूएसए की, वो इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो लार्जर कंटेक्स्ट हमें समझने की आवश्यकता है कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद यूएसए की इंडो पैसिफिक पॉलिसी में किस प्रकार से बदलाव आया है या फिर एनर्जी मिली है। राइटर कहते हैं, बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद यूएसए ने अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी को और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड की है। हाल फिलहाल में यूएसए की तरफ से 3 हाई प्रोफाइल विजिट्स हुई ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ में। जैसे देखो यूएसए के जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वेंडी शेरमन, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये गई कहाँ पे? जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इन देशों में। इसके बाद यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं ऑस्टिन थर्ड, ये गए फिलीपींस, वियतनाम, इन देशों की यात्रा पर। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं एंटनी ब्लिंकन, ये भारत की यात्रा पर आए, आपको पता है हमने डिस्कस किया था। और कतर की यात्रा पर भी ये गए थे 26 से 29 जुलाई के बीच में। तो एक एक करके इन विजिट्स की आउटकम को डिस्कस किया जा रहा है। जो यूएस डिप्टी सेक्रेटरी की विजिट थी साउथ कोरिया, जापान, चाइना, मंगोलिया, इन देशों में, इनसे क्या निकल के आया? इन देशों की विजिट्स के दौरान यूएस की डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा
देखो, हम रूल बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं, इसलिए हम उन देशों के साथ मिल के काम करेंगे जिनके साथ हमारी सोच मिलती है। साफ तौर पर इशारा चाइना की तरफ, क्योंकि चाइना ही ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में एग्रेसिवनेस शो करता है। यूएस की डिप्टी सेक्रेटरी ने चाइना की यात्रा के दौरान बोला कि यूएस देखो चाइना के साथ हेल्दी कंपटीशन का स्वागत करता है, चाइना के साथ यूएस से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ यूएस की डिप्टी सेक्रेटरी ने जिंगजियांग, तिब्बत, हांगकांग, यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है उन इश्यूज़ को लेकर आवाज़ उठाई। G20 का समिट ऑर्गेनाइज होगा अक्टूबर में रोम में, यहाँ पर यूएस और चाइना के राष्ट्रपतियों की आपस में मुलाकात हो सकती है, तो उसके लिए लॉजिस्टिक्स पर भी चर्चा हुई यूएस की डिप्टी सेक्रेटरी की चाइना यात्रा के दौरान। और जब वो जापान की यात्रा पर गई तो ना सिर्फ जापान यूएस के रिश्तों की बात हुई, बल्कि इसके साथ साथ म्यांमार में अभी जो मिलिट्री रूल है इसको लेकर भी बात हुई। एक ट्राइलेटरल मीटिंग भी ऑर्गेनाइज हुई जिसमें जापान और साउथ कोरिया के ऑफिशियल्स ने भी पार्टिसिपेट किया। जापान और साउथ कोरिया के बीच में थोड़ी सी टेंशंस हैं, वो टेंशंस कम हुई इस ट्राइलेटरल मीटिंग की सहायता से। वैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, जापान और साउथ कोरिया एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट हो गई ये कहना कि दोनों देश एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन ये है दोनों देशों के बीच में रिश्तों में खटास क्यों रहती है? एक तो देखो, पहले जापान इंपीरियल कंट्री हुआ करता था ब्रिटेन की तरह, तो उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने साउथ कोरिया के लोगों पर काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की थी। उस समय तो कोरिया एक ही हुआ करता था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ये दो देश नहीं बने थे, तो कोरिया के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया गया था जापान के द्वारा। अभी साउथ कोरिया के साथ कुछ टेरिटोरियल भी डिस्प्यूट है इनका, तो ऐसे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अदरवाइज़ तो देखो, दोनों का कॉमन दुश्मन चाइना है। जापान का भी फिलहाल दुश्मन चाइना है, साउथ कोरिया का भी दुश्मन चाइना है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं होता कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, नहीं, आपस में भी इनके रिश्ते खटपट हैं। इसके बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर इन देशों की यात्रा की बात करें, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की ये विजिट काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हुई। सिंगापुर की यात्रा के दौरान जॉइंट स्टेटमेंट जो रिलीज हुई उसमें कहा गया कि इस रीजन में यूएसए की प्रेजेंस जरूरी है, इस रीजन में पीस, प्रोस्पेरिटी, स्टेबिलिटी ये सब इस्टेब्लिश करने के लिए। वियतनाम की जब यात्रा पर गए यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, तो डिफेंस कोऑपरेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने पर फोकस किया गया। वैसे देखो, यूएसए ने वियतनाम में इंटरवेंशन किया था, वियतनाम वार भी चला काफ़ी सालों तक, लेकिन वियतनाम उन जख्मों को अब भुला चुका है, क्योंकि वियतनाम को पता है अभी बड़ा दुश्मन यूएसए नहीं है, आज के समय में बड़ा दुश्मन चाइना है। इसलिए जिस वियतनाम को उस समय यूएसए ने तबाह कर दिया था, उस वियतनाम के साथ अब यूएसए स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशंस इस्टेब्लिश कर रहा है। देखो, समय समय की बात है। और फिलीपींस की बात करें, एक समय तो देखो ऐसा आया था 2-3 साल पहले, फिलीपींस के रिश्ते चाइना के साथ इम्प्रूव हो रहे थे और यूएसए के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। रीज़न ये था कि फिलीपींस में जो राष्ट्रपति है ना, वो ऑथोरिटेरियन है, थोड़े अपनी मनमानी करते हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन काफ़ी होता है। और यूएसए आपको पता है, जहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, थोड़ा बहुत एक मोरालिटी दिखाता है कि नहीं होना चाहिए ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, हम आवाज़ उठाएंगे ऐसे वैसे। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति चिढ़ गए थे जब ट्रंप राष्ट्रपति थे कि भैया आप चले जाओ यहाँ से, मतलब यूएस का जो बेस था ना फिलीपींस में, तो इन्होंने एक विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट था वो ख़त्म कर दिया कि आप अपनी जो फोर्स है वो यहाँ से ले जाओ, आप यहाँ पे आओगे तो वीज़ा की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा ये एग्रीमेंट है। अगर ये एग्रीमेंट है तो यूएस के मिलिट्री ऑफिशियल्स फिलीपींस में जाएंगे तो वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये एग्रीमेंट नहीं है तो फिर वीज़ा की आवश्यकता पड़ेगी, और वीज़ा तो मना कर सकता है ना फिलीपींस। तो शुरू में तो ये एग्रीमेंट खत्म कर दिया था फिलीपींस ने जब रिश्ते चाइना के साथ इंप्रूव हो रहे थे, लेकिन अब फिलीपींस को समझ में आ गया है कि चाइना बड़ा दुश्मन है, हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उनके साथ में। तो अब फिलीपींस ने कहा है कि हम इस एग्रीमेंट को फिर से रिस्टोर कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। यानी फिर से यूएसए के जो मिलिट्री पर्सनल हैं वो फिलीपींस में आ सकेंगे बिना वीज़ा लिए। उसके बाद यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया और कतर की यात्रा पर गए, इस दौरान देखो कुछ इश्यूज़ को लेके तो डाइवर्जेंस देखने को मिली, जैसे अफगानिस्तान में अप्रोच क्या होनी चाहिए, इंडिया और यूएसए के विचार थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन को लेके दोनों के विचारों में कन्वर्जेंस है। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये बोला, क्वाड अभी एक मिलिट्री अलायंस नहीं है,
तो कम से कम इंडिया इस चीज़ को लेकर हमेशा कंसर्न रहता है कि क्वाड मिलिट्री अलायंस अगर बनेगा तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब फिर तो सीधा सीधा इंडिया एक ग्रुप में शामिल हो गया ना, यूएसए के ग्रुप में। तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इंडिया के कंसर्न्स को ध्यान में रखा और बोला कि क्वाड जो है वो एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। 3 लेसन्स हम सीख सकते हैं देखो इन विजिट से। सबसे पहला लेसन, अमेरिका की जो चाइना पॉलिसी है वो यूएस की इंडो पैसिफिक पॉलिसी के साथ साथ चलेगी। मतलब चाइना के साथ रिलेशंस और इंडो पैसिफिक पॉलिसी दोनों को बाइडेन साथ लेके चलेंगे। दूसरा, वाशिंगटन का जो एटीट्यूड है बीजिंग के साथ वो टफ रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ बातचीत के लिए दरवाजे भी खुले हैं, ऐसा सिग्नल यूएसए ने दिया है चाइना को। तो यूएसए की चाइना के साथ रिलेशनशिप जो है वो एडवर्शियल रहेगी, लेकिन साथ के साथ कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव भी रहेगी। एक ही समय में ये तीनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, एडवर्शियल, कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव। तीसरा, यूएसए देखो चाइना का मजबूती से सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए यूएसए चाहता है कि जो अलाय कंट्रीज़ हैं वो यूएसए का साथ दें। अलाय कंट्रीज़ जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, इवन जो नॉन अलाय कंट्रीज़ लेकिन यूएसए के जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, ये सारे देश अगर यूएसए का साथ दें तो यूएसए ने सिग्नल दिया है कि हम चाइना का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो पूरा आर्टिकल हमने यूएसए की इंडो पैसिफिक पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया। चलते हैं आगे। सबसे पहले आप मुझे एक बात का आंसर दीजिए, व्हाट इज ऐसे अकॉर्डिंग टू यू? आपके अनुसार ऐसे का यानी निबंध का क्या मतलब है? देखो टेक्निकल डेफिनेशन आपको बताऊं ऐसे की, ऐसे एक बैलेंस्ड राइट अप है किसी इशू के ऊपर जो कि डिस्कस करता है उस टॉपिक की सभी डायमेंशंस को, एक सेंट्रल थीम को डेवलप करता है मेन बॉडी में, और लास्ट में एक कंक्लूजन ड्रा करता है फ्यूचरिस्टिक नोट के साथ। थोड़ी डिफिकल्ट डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन हमारी किसी काम की नहीं है। यूपीएससी ये नहीं पूछने वाली है व्हाट इज ऐसे, बस ये टेक्निकल डेफिनेशन बताने के लिए थी। ऐसे इज ए बैलेंस्ड राइट अप ऑन ए इशू दैट डिस्कसेस ऑल द डायमेंशंस ऑफ ए टॉपिक, डेवलप इट्स सेंट्रल थीम थ्रू मेन बॉडी एंड ड्रा ए कंक्लूजन ऑन फ्यूचरिस्टिक नोट। सिंपल भाषा में अगर बात करें, टॉपिक देखो कोई भी हो ऐसे का, आपको ऐसे में टॉपिक यानी सब्जेक्ट को डिस्कस करना होता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर। जैसे 2018 में यूपीएससी ने एक ऐसे पूछा था, पुवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर। किसी भी जगह पर गरीबी है तो वो सब जगह पर प्रोस्पेरिटी के लिए यानी समृद्धि के लिए खतरा है, चुनौती है। अब देखो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आपको डिस्कस करना है ऐसे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस टॉपिक के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट डिस्कस करना है अपने ऐसे में। और आपको ऐसे इस प्रकार से लिखना है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में रीडर को परस्यूड कर सको, मतलब कन्विंस कर सको कि भैया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस टॉपिक के बारे में वो इसलिए है। कन्विंस करने के लिए आप बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हो, आप कोट का इस्तेमाल करते हो, आप डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हो, अच्छे अच्छे आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल करते हो। तो ये सारे टूल्स हैं रीडर को कन्विंस कराने के अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या आप टॉपिक के अगेंस्ट जाके स्टैंड ले सकते हो, मतलब काउंटर स्टैंड ले सकते हो? जैसे मुझे तो लगता है भाई कि पॉवर्टी एक जगह पर खतरा नहीं है प्रोस्पेरिटी के लिए, बाकी जगह पर हमारे देश के एक स्टेट में अगर पॉवर्टी है तो ये यूएसए के लिए किसी भी रूप से खतरा नहीं है। मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है, क्या मैं ये स्टैंड ले सकता हूं अपने ऐसे में? इसका आंसर है यस। लेकिन देखो काउंटर स्टैंड आप तभी लीजिए, मतलब टॉपिक के अगेंस्ट जाके आप तभी लिखिए जब आप रीडर को कन्विंस कर सको, उसको परस्यूड कर सको कि भैया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए है। तो इसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स होने चाहिए, आपके पास स्ट्रॉन्ग कोट्स होने चाहिए, डेटा होना चाहिए, ताकि आप रीडर को कन्विंस करा सको कि टॉपिक के अगेंस्ट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसलिए है। तब जाके रीडर परस्यूड होगा कि हाँ काउंटर स्टैंड तो लिया है बच्चे ने, लेकिन कन्विंस करा पाने में सफल रहा है कि इसने काउंटर स्टैंड क्यों लिया है। तो जैसा हमने डिस्कस किया, डेटा, कोट, फैक्ट्स, ये सब तो देखो सिर्फ टूल्स हैं।
रीडर को यानी एग्जामिनर को परस्यूड करने के लिए, कन्विंस कराने के लिए कि राइटर का जो व्यू पॉइंट है वो इसलिए है। देखो ये कोट, डेटा, ये तो दो धारी तलवार हैं। अगर आप बिना काम का कोट लिख देते हो तो उससे काफ़ी गलत सिग्नल भी जाता है कि बच्चा जो है वो कोट्स याद करके आया है, बिना कंटेक्स्ट के वो कोट डाल रहा है, उसको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। बहुत बार हम देखते हैं कि हम पहले से याद करके चले जाते हैं कि ऐसे कोई भी लिखना आ जाए, मैं ये कोट तो वुमन के बारे में लिखूंगा ही लिखूंगा। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कोट लिखने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट कोट लिख देते हैं जो किसी भी प्रकार से टॉपिक से मेल नहीं खाता। बस हमने लिखने के लिए लिख दिया ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे कि बच्चे ने कोट लिखा है, तो इससे ज़्यादा नंबर मिलने के बजाय नंबर कट जाते हैं। कोट आप तभी लिखिए जब उसकी कोई रेलेवेंस हो और सही जगह पे लिखिए। आगे हम डिस्कस करेंगे कोट का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल बताने के लिए है कि डेटा, कोट, ये देखो दो धारी तलवार होती हैं। काफ़ी बार इनका नुकसान भी हो जाता है। कोट तो सिर्फ एक प्रकार से चेरी के तौर पे होती है। आपने केक बना लिया, पूरा पूरा ऐसे लिख दिया, तो उसके ऊपर आपने थोड़ी सी चेरी लगा दी। या फिर सब्जी बनाते हैं तो कोट जो है वो धनिया की तरह होते हैं। मेन देखो, आपको हर एक आर्ग्यूमेंट में, हर एक पैराग्राफ में रीडर को कन्विंस कराना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ जब आप याद रखोगे तो आप टॉपिक से भटकोगे नहीं। अब देखो, हम नेक्स्ट ये डिस्कस करते हैं हमारे सिलेबस में ऐसे के बारे में क्या लिखा हुआ है। मतलब यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करती है, किस प्रकार का ऐसे हम लिखें, या फिर ऐसे को लिखते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात, रिमेन एज क्लोज टू टॉपिक एज पॉसिबल। मतलब हम जितना ज़्यादा टॉपिक के क्लोज रहें उतना सही है, उस चीज़ को रिवार्ड किया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। देखो, काफ़ी बार क्या होता है, हम टॉपिक से बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं। कुछ लोग अपनी नॉलेज का प्रदर्शन करने लगते हैं। वो ये नहीं लिख रहे पूछा क्या है, वो ये लिख रहे हैं जो उनको आता है। इस चीज़ को रिवार्ड नहीं किया जाता है, इस चीज़ को पनिश किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। क्योंकि देखो, ब्यूरोक्रेट जब आप बनोगे तो आपको कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप भटक जाते हो लॉ से, अपनी ड्यूटी से, तो इससे तो आपको पता है गवर्नेंस खतरे में आ जाएगी और ये गवर्नेंस के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए यूपीएससी उस चीज़ को रिवॉर्ड करती है अगर आप बिल्कुल टॉपिक के हिसाब से लिखते हो, स्पेसिफिक लिखते हो, आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाकर नहीं लिखते हो। तो ये चीज़ें यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है। दूसरी चीज़, अरेंज द थॉट्स इन ऑर्डरली फैशन। आप जब देखो ऐसे लिखो तो आपके थॉट्स एक ऑर्डरली फैशन में होने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर देखो आपको एजुकेशन के बारे में लिखना है तो पहले आप प्राइमरी एजुकेशन के बारे में लिखोगे, या फिर उससे भी पहले जो प्ले स्कूल्स में एजुकेशन दी जाती है, या फिर उससे भी पहले लिखो तो आप ये बताओगे कि बच्चे के जन्म के साथ ही बच्चे की जो एजुकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है और मदर जो है वो बच्चे की पहली टीचर होती है। आप ऐसा तो नहीं करोगे कि एजुकेशन के बारे में आपको लिखना है, पहले आप हायर एजुकेशन के बारे में लिखोगे, फिर आप सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में आओगे, फिर प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। उल्टा नहीं चलोगे ना, आप सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे, आप अरेंज्ड फैशन में लिखोगे। ये यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है। इवन देखो, आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखना है, मतलब आपको हिस्टोरिकल डायमेंशन डालनी है, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे ना कि पहले आपने आज़ादी के बाद की चीज़ों के बारे में लिख दिया, उसके बाद आपने हमारा जो स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम के दौरान उससे टॉपिक को रिलेट कर दिया, बाद में मेडिवल से, बाद में एंशिएंट से। नहीं, आप ऐसे नहीं लिखोगे ना, आप सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे। सबसे पहले आप एंशिएंट इंडिया से रिलेट करोगे, उसके बाद मेडिवल इंडिया से रिलेट करोगे, उसके बाद मॉडर्न इंडिया से रिलेट करोगे, उसके बाद आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में कुछ हुआ है तो उससे रिलेट करोगे। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, आपके जो थॉट्स हैं वो सिस्टमेटिक ढंग से होने चाहिए और वो ऑर्डरली फैशन में होने चाहिए। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, आपको अगर सोशल डायमेंशन डालनी है तो उसमें आप कुछ लिख सकते हो, हेल्थ से रिलेट कर सकते हो, एजुकेशन से रिलेट कर सकते हो, वुमेन से रिलेट कर सकते हो। ये सब चीज़ें आती हैं सोशल डायमेंशन में।
आपने एक बार सोशल डायमेंशन के बारे में लिख दिया, ऐसा नहीं ना आप 2-3 पैराग्राफ के बाद आप फिर से वही स्टार्ट हो जाओ, नहीं, आप सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे। अगर आपने पॉलिटिकल डायमेंशन के बारे में एक जगह पे लिखा है तो यूं नहीं कि फिर वो बाद में आप फिर से पॉलिटिकल डाल रहे हो। इससे तो फिर ये संकेत जाता है बच्चे के जो थॉट्स हैं वो क्लियर नहीं हैं। जैसे जैसे कुछ थॉट्स आते हैं वो बच्चा लिख देता है, क्लैरिटी नहीं है बच्चे को अपने थॉट्स में। नेक्स्ट चीज़ यूपीएससी हमसे ये एक्सपेक्ट करती है ऐसे में कि हम कंसाइजली लिखें, मतलब रिपीटिशन हम ना करें। अब देखो कंसाइजली लिखने का मतलब ये है हम रिपीटिशन ना करें, अनवांटेड चीज़ें ना लिखें। देखो यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है ना वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से अलग हैं। यूनिवर्सिटी में ये सोच होती थी कि सीट्स भरनी है, 1000 वर्ड्स में लिखना है, 8 सीट्स भर देंगे, काम चल जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, यहाँ पर सीट्स नहीं भरनी है, आपको कंसाइज मैनर में लिखना है, रिटोरिक क्रिएट नहीं करना है। काफ़ी बार न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल्स पढ़ते हो तो जो राइटर होते हैं वो रिटोरिक क्रिएट करते हैं, आपको उस प्रकार से रिटोरिक क्रिएट नहीं करना है, कंसाइज मैनर में लिखना है। अगर कोई बात आप एक लाइन में लिख सकते हो तो अननेसेसरीली उस लाइन को आप 3 या 4 लाइन में मत लिखिए। नेक्स्ट चीज़ यूपीएससी ये एक्सपेक्ट करती है रिवार्ड वुड बी गिवन टू एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। क्या मतलब है एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का? इसका मतलब देखो ये है, आप जो भी चीज़ें लिखो, जैसे आप कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो खरा उतरना चाहिए डेटा पर, फैक्ट्स पर। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया लेकिन आपके पास देने के लिए फैक्ट्स नहीं है। मान लीजिए मैं बोल देता हूं कि इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हाईएस्ट है। अब मुझे ये भी बताना होगा कि ये कहाँ का डेटा है, तो मैं बताऊंगा जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसका ये डेटा है, मतलब जहाँ का भी डेटा हो। तो हमेशा याद रखिए, आप जब कुछ दावा करो, जो आर्ग्यूमेंट आप लिखो, तो आप उसके पीछे की हकीकत जरूर लिखो, कहाँ का ये डेटा है। अगर मैं बोलता हूँ कि वुमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इतना है, तो आप बताओ ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का डेटा है। समझ गए? देखो हर जगह हर चीज़ आप याद नहीं रह सकते, लेकिन कोशिश ये कीजिए जब भी आप इस प्रकार के फैक्ट्स लिखो तो आप सोर्स लिखो, और जो भी आप आर्ग्यूमेंट दो, आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो खरा उतरना चाहिए। उसको आप वेरीफाई कर सको डेटा से, प्रॉपर सोर्सेज से। इस चीज़ को यूपीएससी रिवॉर्ड करती है। इसके अलावा देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी दो। आप जब अपना आर्गूमेंट्स दो किसी पैराग्राफ में, तो आप क्या करो, मान लीजिए आपने नया पैराग्राफ स्टार्ट किया है, आपने कोई आर्गूमेंट दिया है, इंडिया इज ए सॉफ्ट पावर। समझ गए? मतलब आपने एक नया आर्गूमेंट रेज किया है नए पैराग्राफ में, इंडिया इज ए सॉफ्ट पावर। तो पहले आप एक्सप्लेन करोगे इस आर्गूमेंट को कि सॉफ्ट पावर इंडिया कैसे है, बाद में आप एग्जांपल्स दोगे कि इस सिचुएशन में इंडिया ने ऐसा किया, इस वजह से इंडिया सॉफ्ट पावर है। तो आप इस प्रकार से लिखोगे, पहले आप आर्गूमेंट रेज करोगे, उस आर्गूमेंट को एक्सप्लेन करोगे यानी सब्सटेंशिएट करोगे, और सबसे लास्ट में एग्जाम्पल लिखोगे। ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम ऐसे के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं वाई ऐसे, मतलब यूपीएससी ऐसे लिखवाती क्यों है, ऐसे लिखवाने का मकसद क्या है, वो क्या चेक करना चाहते हैं। वो देखो हमारी ये सारी स्किल्स चेक करना चाहते हैं। सबसे पहले है नॉलेज। क्या कैंडिडेट के पास नॉलेज है या फिर नहीं है। फर्स्ट थिंग इज नॉलेज। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कोट कितना मैटर करता है, आप कोट याद करते हो। कोट देखो जस्ट चेरी ऑन केक या फिर धनिया इन सब्जी जो लास्ट में डालते हैं, लेकिन नॉलेज ही नहीं है, सब्जी ही नहीं है, तो फिर धनिया किस काम की। समझ गए? और जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो ऐसे में सिर्फ आपकी यूपीएससी की नॉलेज काम नहीं आती। आपने कोई मूवी देखी है, कोई एक्स्ट्रा बुक आपने पढ़ी है अपने सिलेबस के अतिरिक्त, उन सब चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे के लिखने में। लेकिन मेन चीज़ है कि आप अपनी नॉलेज को कंसोलिडेट कैसे करते हो, कैसे 1000 वर्ड्स में आप अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करते हो। और देखो एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, जब आप पेपर पढ़ते हो 2 सेक्शंस आपके सामने होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। आप टॉपिक का इस्तेमाल इस प्रकार से, टॉपिक का चुनाव, टॉपिक का सिलेक्शन इस प्रकार से मत कीजिए कि आपको किस टॉपिक के बारे में कितने कोट आते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं, वो
उस टॉपिक का चुनाव कर लेते हैं जिससे संबंधित उनके पास सबसे ज़्यादा कोट्स होते हैं लिखने के लिए। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन है। आप दो चीज़ें देखिए टॉपिक के सिलेक्शन में, क्या जिस टॉपिक का आप चुनाव करने जा रहे हो आप उस टॉपिक की डिमांड को समझ पा रहे हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो, मतलब टॉपिक पूछना क्या चाहता है। डिमांड अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप उस टॉपिक का चुनाव मत कीजिए। दूसरी चीज़, आप ये सोचिए क्या इस टॉपिक के बारे में आप 1000 वर्ड्स लिख सकते हो या फिर नहीं लिख सकते हो। अगर देखो ये दो चीज़ें आपने सोच ली हैं, उसके बाद आप टॉपिक का सिलेक्शन कीजिए। नेक्स्ट चीज़, ऐसे में आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स चेक होती हैं। आप आसान शब्दों में लिख सकते हो या फिर नहीं लिख सकते हो। आपको ऐसे लिखना है बिल्कुल आसान शब्दों में। देखो कई लोगों को इस चीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको हाई फाई इंग्लिश वहाँ पे दिखानी है, आपको अच्छी वोकैब का इस्तेमाल करना है। नहीं, देखो आप अपनी वोकैब वहाँ पे दिखाओगे तो आप जार्गन्स लिख दोगे, ऐसे ऐसे वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर लोगे। शायद एग्जामिनर को भी उन वर्ड्स के बारे में ना पता हो, तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को समझ नहीं है, बस वो अननेसेसरीली चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहा है, सोफिस्टिकेटेड मैनर में लिख रहा है। तो आपको चीज़ें लिखनी है बिल्कुल आसान मैनर में, बिल्कुल सिंपल लाइंस आपको लिखनी है। सेंटेंसेस आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने हैं, ताकि रीडर जो है वो आसानी से आपके ऐसे को समझ सके। नेक्स्ट चीज़, कंटेक्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। देखो नॉलेज किस काम की या फिर आसान शब्दों में लिखते हो वो किस काम का, अगर आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके लिखते हो, आप टॉपिक की डिमांड को ही नहीं फुलफिल करते हो। मान लीजिए टॉपिक है नैम हैज़ लॉस्ट रेलेवेंस इन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। नैम ने अपनी जो रेलेवेंस है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में खो दी है, और आप लिख रहे हो सिर्फ नैम के बारे में, या फिर आधा ऐसे खत्म हो गया आप लिख रहे हो सिर्फ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो मतलब आप टॉपिक से भटक चुके हो। फिर कोई फायदा नहीं, आप अपनी नॉलेज शो करो, आप आसान शब्दों में लिखो, क्योंकि आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके लिख रहे हो। तो टॉपिक से आपको नहीं भटकना है। नेक्स्ट, फिल्टर द इंफॉर्मेशन। देखो जो इंफॉर्मेशन आप दो ऐसे में उसको फिल्टर आउट करना जरूरी है, वो रेलेवेंट होनी चाहिए। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, जो भी कोट जो भी फैक्ट्स आप इस्तेमाल करो वो टॉपिक के रेलेवेंट होने चाहिए और उनका सही समय पे इस्तेमाल होना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि आपने बस लिखने के लिए कोट लिख दिया ये सोचकर कि एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, इससे मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट चीज़, आपको देखो मल्टी डायमेंशनल लिखना है। डायमेंशंस की जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में ये सारी डायमेंशंस आती हैं, सोशो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, साइंस एंड टेक। ये सारी डायमेंशंस तो देखो लिखनी ही हैं, लेकिन डायमेंशंस और भी काफ़ी तरह की होती हैं। आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में लिखते हो, ये टेम्परल डायमेंशंस हैं। आप इश्यूज, प्रोस्पेक्ट्स और रिकमेंडेशंस है इस प्रकार से लिखते हो, तो भी आप एक प्रकार से टॉपिक की डायमेंशंस ऐड कर रहे हो। तो हमेशा याद रखिएगा मल्टी डायमेंशनल आपको ऐसे लिखना है। और डायमेंशन का मतलब सिर्फ इनसे नहीं होता, डायमेंशन टाइम की भी हो सकती हैं, डायमेंशंस टॉपिक से संबंधित काफ़ी तरह की हो सकती हैं, जैसे इश्यूज क्या क्या हैं, प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं। और जब देखो आप काफ़ी सारी डायमेंशंस लिखते हो, कई बार ऐसे में फ्लो बनाना मुश्किल हो जाता है, कोहेरेंसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको फ्लो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे में, और फ्लो मेंटेन करते हुए ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में रीडर को कन्विंस कराना है। फ्लो कैसे मेंटेन करोगे? देखो फ्लो आपको इस प्रकार से मेंटेन करना है, जैसे आपने किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव्स लिख दिए, उसके बाद आप एक लिंक करते हुए पैराग्राफ दोगे, हैविंग डिस्कस्ड ऑल दीज एडवांटेजेस ऑफ जो भी टॉपिक है उसके बारे में, बट देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस आल्सो। मतलब एक लिंकिंग पैराग्राफ आपने डाल दिया और उसके बाद आप डिसएडवांटेजेस से स्टार्ट हो गए। ऐसा नहीं कि आप एडवांटेजेस लिख रहे हो, सडनली आपने एडवांटेजेस को खत्म कर लिया, अगली ही लाइन से आपने एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को स्टार्ट कर दिया, नहीं, तो फ्लो बिगड़ जाता है। आप फ्लो मेंटेन कीजिए। फ्लो मेंटेन करने के लिए कनेक्टर्स का इस्तेमाल कीजिए, लिंकिंग पैराग्राफ्स का इस्तेमाल कीजिए। बॉडी के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कैसे फ्लो को मेंटेन किया जा सकता है। उसके बाद है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में देखो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है
कि जो आप लाइंस लिखो उनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, जो आप लिखो वो रीडर को समझ में भी आए, आपकी राइटिंग जो है वो कम से कम इतनी साफ जरूर होनी चाहिए कि रीडर को चीज़ें समझ में आएँ। आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करो, आप मार्जिन्स में ना लिखो, जैसे सीट इस प्रकार से होती है, साइड में जगह होती है, मान लीजिए ये इतना स्पेस है, तो यहाँ पे आप मार्जिन्स में मत लिखिए, बीच में लिखिए। और अंडरलाइन आप कर सकते हो अगर आपको लगता है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और रीडर का ध्यान जरूर जाना चाहिए इस लाइन पर, तो अंडरलाइन आप कर सकते हो। देखो टाइम मैनेजमेंट ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब कोई पर्सन ब्रेनस्टॉर्मिंग धीरे से करता है और उसकी राइटिंग स्पीड तेज़ होती है, लेकिन किसी पर्सन की राइटिंग स्पीड तेज़ होती है लेकिन उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में ज़्यादा समय लगता है। तो मैं आपको इस प्रकार से बोलूं कि आपको इंट्रोडक्शन में इतना समय देना है, बॉडी में इतना समय देना है, कंक्लूजन में इतना समय देना है, तो वो ठीक नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए अपने हिसाब से। आप 2-3 ऐसे लिखोगे तो खुद को ही आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में मुझे कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए और मैं कितना कर रहा हूं, बॉडी में कितना करना चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होती है। लेकिन एक चीज़ आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, 10 मिनट का आप बफर टाइम जरूर मेंटेन करके रखिए। मान लीजिए पहले ऐसे आपने लिख लिया, आमतौर पे देखो पहला ऐसे 1 घंटा 40 मिनट में ख़त्म होता है या फिर 1 घंटा 45 मिनट में, तो आप 10 मिनट का बफर टाइम जरूर रखिए। और लास्ट में भी 2 घंटे 50 मिनट जब आपके पूरे हो जाएं तो आपके दोनों ऐसे कंप्लीट हो जाने चाहिए। इस प्रकार से आप अपनी स्पीड मेंटेन कीजिए ऐसे लिखने की, और इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट के 10 मिनट में आप एक बार फिर से कंप्लीटली देख सको कि क्या क्या आपने लिखा है। अगर इंपॉर्टेंट लाइंस को आप अंडरलाइन करना चाहते हो तो आप अंडरलाइन भी कर सको। तो इस प्रकार से हमने ऐसे के बारे में बेसिक बातें डिस्कस की। मेन चीज़ देखो यहाँ पर ये है, ऐसे का मतलब ये नहीं कि आपको अपनी नॉलेज दिखानी है, ऐसे का मतलब ये नहीं कि आपको अपने इमोशंस दिखाने हैं, आपको अपना एक्टिविस्ट वाला अवतार दिखाना है, या फिर काफ़ी सारे आपके पास आइडियाज़ हैं उनकी समरी आपको देनी है। ऐसे का मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे का मतलब ये है जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आपका व्यू पॉइंट क्या है वो आपको एग्जामिनर को बताना है, और कैसे बताना है वो हमने डिस्कस किया। ये सब बातें देखो बताना जरूरी थी, क्योंकि अब देखो मान लीजिए कोई जीएस का पेपर है, क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो इतना दुख नहीं होता कि चलो नहीं पढ़ा, नहीं आता, या फिर यूपीएससी ने कुछ अलग ही पूछ लिया। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, लेकिन ऐसे में ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे में मेन चीज़ होती है स्ट्रेटेजी की। हर एक के पास नॉलेज होती है। कोई पर्सन मेंस लिख रहा है मतलब वो सिलेबस तैयार करके गया है, तो नॉलेज की कमी किसी के पास नहीं होती। डायमेंशंस भी आप ऐड कर ही सकते हो, और ये सारी बातें जो हमने डिस्कस की उनका ध्यान भी हम रख सकते हैं। तो एक ऐसे सब्जेक्ट है कि जिसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अगर अच्छी स्ट्रेटजी आप अपनाते हो और प्रॉपर प्रैक्टिस आप करते हो। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो ऐसे के पेपर से पहले आप इन सब बातों को जान लो कि मुझे ये करना है, लेकिन आपको प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। आप जो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की उनको इंप्लीमेंट करके देखिए। ऐसे जब आप लिखोगे तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखिए, गलतियों को अवॉइड कीजिए, तब जाके अच्छा ऐसे आप लिख सकोगे। होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब मान लीजिए यूपीएससी ने पूछा है एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर। हर एक चीज़ इंतजार कर सकती है बट एग्रीकल्चर नहीं। कैंडिडेट ने लिखना स्टार्ट किया, आधा ऐसे बीत गया, लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में नहीं लिखा, दूसरी चीज़ों के बारे में लिखा। तो फिर क्या आपको लगता नहीं कि जो कैंडिडेट है वो टॉपिक की डिमांड से बहुत ज़्यादा भटक गया है? एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा था कि एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाए, लेकिन आधे ऐसे बीत जाने के बाद कैंडिडेट को याद आया कि एग्रीकल्चर के बारे में तो मैंने लिखा ही नहीं। तो यहां पर दिक्कत जो है वो स्ट्रेटजी की है, नॉलेज की नहीं है। तो इस प्रकार से जिसमें हमने ऐसे के बारे में बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।